तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द अभियान में, जहां हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर के सारे सीरीज को देख रहे थे। और अभी तक हम लोग चैप्टर 15 तक के सारे कंटेंट और पेडागोजी के क्वेश्चन को देख चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अब सीरीज में आगे बढ़ते हुए आप चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18 को हम लोग देखेंगे, और यहाँ से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे और पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ चैप्टर का नाम है आपका शीर्षक नाम है आपका खेल खेल में। तो यहाँ पे जो जो आपको इस चैप्टर में जिक्र किया गया है वो खेल से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक बच्ची है जो कि हम लोग भोजपुरी या समझिए हिंदी में बोलते हैं कित कित खेलना। ठीक है। तो ये कैसे खेला जाता है इसका पूरा वर्णन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आपको उतना भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलने वाला है। जो आगे मिलने वाला है वो आपको पेडागोजी क्वेश्चन है, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर। कि पाठ में कुछ स्थानीय खेल, मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप बच्चे से चर्चा कर सकते हैं कि आप लोग का स्थान जहाँ जहाँ वो लोग जिस मोहल्ला में रहते हैं, या जिस जगह में रहते हैं, या जिस राज्य में रहते हैं, और वहाँ से बच्चे आके आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं कि आप लोग का स्थानीय खेल क्या है। मतलब कि अगर बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल सब है। लेकिन बहुत सारे गेम ऐसा होता है जो स्थानीय खेले जाते हैं, जैसे गुल्ली डंडा हो गया, छुपन छुपाई हो गया, ठीक है, पिट्टू हो गया। तो ये सब क्या होता है, स्थानीय खेल होते हैं। तो इस पे भी बच्चे से आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आदि खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें, जैसे टिप्पी के नाम भी आए हैं। तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि जो तुम गेम बताए हो, उस गेम में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, गेम को किस तरीके से खेला जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आप बच्चों से क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है, जो मैंने बताया आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, चेस है। ठीक है। तो इस गेम में आपको इस शीर्षक में आपको इस कहानी से ये पता चलेगा, ठीक है, कि इसमें दो तरीके का गेम खेला जा रहा है, एक तो इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर कहने का मतलब हो गया आपको घर में खेलने वाले खेल, और बाहर खेलने वाले खेल जिसको आउटडोर बोलेंगे हम लोग। ठीक है। तो बच्चों को आप लोग ये भी समझाएंगे कि घर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, और बाहर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तालिका को भरने में बच्चे को मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक तालिका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चों को भरना है, पाठ में आए खेलों के नाम, फिर ये पेड़ पौधा घर का नाम है, कितने खिलाड़ी होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये तालिका भरने में बच्चों को क्या होनी चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। तालिका को भरने में बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, उसको हेल्प का ज़रूरत हो सकता है यहाँ पे, कि कैसे-कैसे किसमें क्या भराएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को एक-दूसरे की मदद करने का मौका दिया जाए। ऐसे ये पता चलेगा कि जो बच्चा है उसको क्या-क्या चीज़ आता है, एक-दूसरे में वो दोनों क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। और ऐसे क्या हो जाएगा ना कि दोनों बच्चों के बीच में या 4 बच्चों के बीच में आपको क्या होगा, सहजता से बहुत कुछ सीखते, मतलब सहजता का यहाँ पे कहने का सेंस हो जाएगा कि सहयोग का भावना बढ़ेगा। और उसके बाद आप उसको आप चेक कर सकते हैं, और बच्चों को बता सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडोर गेम है, आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों गेम है, कि पतंग उड़ाया जाता है, पतंग कैसे उड़ाया जाता है, आप बॉल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सांप सीढ़ी कैसे खेला जाता है। ठीक है। तो इन सब इन चीज़ों की चर्चा आप बच्चों के बीच में कर सकते हैं, और इसके खेलने का प्रक्रिया को भी आप बता सकते हैं। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे। ठीक है। बचपन में लोग बहुत सारा गेम खेलता है, ठीक है। कई देखे भी होंगे, उन्होंने उसमें से कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, फ़िल्मों में, नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गेम खेले भी होते हैं, नहीं भी खेले होते हैं, सुने होते हैं, देखे होते हैं और पढ़े होते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक-एक एग्ज़ाम्पल करके आपको बच्चों के बीच में ये बात को रखना चाहिए, और इन सारी चीज़ों पे बच्चों से चर्चा करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, तो पेडागोजी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट चैप्टर आपका है चिट्ठी आई है।
मतलब कि शीर्षक से ही क्लियर है कि इस पूरे कहानी में आपको चिट्ठी से रिलेटेड सारी जानकारी बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि चिट्ठी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके पास है, वो सारी चीज़ों को बच्चों के बीच में रख देना चाहिए या बच्चों को समझाना चाहिए कि चिट्ठी आखिर होता क्या है। पुराने ज़माने में हम लोग चिट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, अभी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो जानकारी आपको पता है, वो सारी जानकारी को बच्चों के बीच में आप पहले चिट्ठी के बारे में रख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये पे चिट्ठी कैसे पोस्ट होता है, कैसे चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो सारी चीज़ इस पे इस फ़ोटो में चर्चित किया गया हुआ है। पॉइंट की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ें, पेडागॉजी क्वेश्चन की तरफ, तो कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करेगा। जब चिट्ठी के बारे में सारा जानकारी आप दे देंगे, तो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी जग जाएगा और आप ऐसा करवा सकते हैं कि एक दूसरे को चिट्ठी लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि बच्चे को कोई भी चीज़ करके सीखने में बहुत ही मज़ा आता है, उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन है तो अगल-बगल में या आपके पास अगर कोई पुरानी चिट्ठी है, आप अगर क्लास 3 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पुरानी चिट्ठी एक रखिए या फिर अगल-बगल में अगर आपके पास अगर कोई डाकघर है, तो वहाँ ले जाकर बच्चे को चिट्ठी के बारे में सारा जानकारी दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पेज 110 पर दिए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। 110 पेज नंबर पे दिखाया गया है कि क्या कहते हैं कि एक महिला कार्य कर रही है। 110 पेज नंबर पता नहीं, शायद इसमें नहीं है, पीछे वाले पेज में होगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ, तो असली चिट्ठियाँ दिखाकर बच्चे को आप 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएँ। यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि कोई भी काम केवल क्या कहते हैं ना, घर के मर्द ही नहीं करते हैं, महिला भी कर सकती है। तो यहाँ पे जेंडर में जेंडर के बीच में जो भी आपको लिंग भेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चों को लगता है कि नहीं, ये काम महिला नहीं कर सकती, ये काम केवल पुरुष कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये फ़ोटो दिखाकर बता सकते हैं कि डाकघर में महिला भी काम कर सकती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी, इस पे भी चर्चा मैंने पहले ही बताया है कि चिट्ठी के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है, बच्चे के पास आप पहले रख देंगे, ताकि आगे आगे पॉइंट जितने भी है समझाने में बच्चों को आपको मदद मिलेगा। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती है, ये बात आप बता सकते हैं। ठीक है? बच्चों को एक कहानी के रूप में बता सकते हैं कि पहले क्या होता था ज़माने में, कि अगर एक दूसरे से अगर बात करना होता, तो यहाँ के लोग अगर कोई कहीं किसी कोई गाँव में कोई लोग रह रहा है और उसके क्या कहते हैं ना, पिताजी अगर दिल्ली में रह रहे हैं, तो कैसे उनसे बात होती थी, कैसे चिट्ठी लिखा जाता था, कितने दिन में पहुँचती थी, फिर जवाब कैसा आता था, ये सब सारी चीज़ों पे आप बच्चों से बात कर सकते हैं। बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि बच्चे को घर में जितने भी बुजुर्ग होंगे, दादा-दादी, नाना-नानी से बात करने के लिए बता सकते हैं कि वो लोग चिट्ठी का इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए हैं, तो कैसे इस्तेमाल किए हैं। तो वो सारा जानकारी उनके बुजुर्ग आसानी से दे पाएँगे। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। जो ये पोस्ट कार्ड होता है, उसमें पता कैसे लिखाता है, तो उसमें भी मदद हो सकती है। बच्चों को ये भी करने के लिए आप सिखा सकते हैं। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुज़ुर्ग है। तो इस लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और अच्छा भी पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आज के ज़माने में अब हम लोग को कुछ भी पता करना होता तो सीधे गूगल कर लेते थे। ठीक है? लेकिन अब ये क्या है ना कि पुराने ज़माने के जो भी बुज़ुर्ग होते थे ना, वही हमारे गूगल होते थे। तो पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बुज़ुर्ग है। अगर बुज़ुर्ग से बात करने के लिए बोलेंगे, तो प्रैक्टिकल वे में वो बच्चे को समझाएँगे। ठीक है? ताकि बच्चों को काफ़ी रोचक भी लगेगा और बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करेंगे करने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरीके से अगर एक बार कोई चीज़ अगर बच्चे को पता चल गया किसी चीज़ के बारे में, तो बच्चे बुजुर्ग से बात करने में अच्छा फ़ील करने लगेंगे और कोई भी चीज़ का जानकारी चाहिए होगा, तो डायरेक्ट जाके बुजुर्ग दादा-दादी, नाना-नानी से बात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएँ। फिर यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, कि आपको जो जेंडर में भेद होता है, लड़का-लड़की, पुरुष-महिला में जो भेद होता है ना, उस पे भी बातचीत करवा सकते हैं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बच्चों से आप बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी फ़ोटो में ही दिखाया गया 110 पेज नंबर पे कि एक महिला क्या कर रही है कि आपको पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में काम कर रही है। तो आप बता सकते हैं कि महिला पीछे नहीं रही है, टेक्नोलॉजी के मामले भी नहीं महिला पीछे रही है। आप चाँद का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि चाँद पे महिला पहुँच चुकी है। फिर किसी बिज़नेसमैन का बिज़नेसवुमन का आप क्या कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ऊँचे पायदान पे पहुँच चुकी है।
तो इस तरीके से आप जेंडर के भेदभाव को यहाँ पर आप उससे बातचीत करके खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को अच्छे से देखा जाए। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, रचनात्मक विचार कहने का मतलब कि बच्चा जो मन में सोच रहा है, जो क्रिएटिविटी अपने मन में ला रहा है बच्चा, ठीक है ना, उसको प्रस्तुत करने का मौका बच्चे को देना चाहिए। चित्रित व व्यक्त करने दे, जो भी चीज़ अगर उसके दिमाग में चल रहा है तो बच्चों को या तो बोर्ड पे बुला के करवा लिए, या तो बच्चे को बोलिए कि आप अपने क्या कहते हैं ना, नोटबुक में करके दिखाएं। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। तो आज आज का ज़माना जो हो गया है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है। तो आप परिवेश को देखते हुए कि कैसा परिवेश है, अगर बहुत टिपिकल गाँव है तो आप ज़्यादा मोबाइल के बारे में नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन, ईमेल और फैक्स आदि सारी जगह उपलब्ध हो चुके हैं। तो आप मोबाइल के फीचर्स को बता सकते हैं, ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में बात कर सकते हैं मोबाइल से बच्चे से। फैक्ट्स के बारे में बता सकते हैं बच्चों से। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। अब आप बच्चों को ये प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपने बड़ों से आप ये पता कर सकते हैं कि पहले हम लोग संचार यानी कम्युनिकेट, दूर रहने वाले जो भी लोग थे उनसे कैसे हम लोग बात करते थे और आज कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के चीज़ों के लिए भी आप उसको प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वेबलिंग इंडिया पोस्ट डॉट जी ओ वी, जो भी ये लिंक दिया हुआ है का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस चीज़ का प्रयोग करके, अगर आपके पास वहाँ पर अवेलेबल है, लैपटॉप है, चाहे कुछ भी अवेलेबल है, मोबाइल है, तो आप इस तरीके के लिंक को आप इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में आपको इतना ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट चैप्टर है ऐसे भी होते हैं घर, और ये चैप्टर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एग्जामिनेशन में, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका, ऐसे भी होते हैं घर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको जो ये चित्र में आपको दिख रहा है कि एक पहाड़ का इलाका है, यहाँ पर कुछ तंबू गाड़ के कुछ घर बनाए गए हैं। आगे इन सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में। मकानों को विविधता के दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कहानी है क्या कि नसीम जो है वो बहुत ही खुश है, क्योंकि ये श्रीनगर में रह रहा है और ये बहुत ही खुश है क्योंकि एक वीक के लिए इसके स्कूल के पास क्या होने वाला है, कैंप लगने वाला है, जहाँ पे अलग अलग राज्य से बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। तो ये काफ़ी खुश है कि नए नए जानकारी हम लोग को मिलेगा, नए नए लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप बच्चों को मकानों का विविधता के बारे में पहले से जानकारी आप बता सकते हैं कि असम में किस तरीके का घर बनता है रहने के लिए, राजस्थान में किस तरीके का, दिल्ली का किस तरीके का, पहाड़ी इलाके में किस तरीके का घर का उपयोग होता है। तो जहाँ-जहाँ पे घर का इस्तेमाल विविधता अगर आप बता रहे हैं, तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा बच्चों को, जलवायु के बारे में, कि इस जलवायु के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इस तरीके के घर होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भूपेन ने अपना नाम बताया और उसने बताया कि वो कहाँ का है और उसके यहाँ पर घर कैसा रहता है। मैं असम के मोलन गाँव से आया हूँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, मतलब यहाँ पे असम है और असम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊँचे बने होते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर पानी लग जाता है इसलिए घर क्या होता है, बहुत ऊँचा हो जाता है, और पानी लगने पर चाहे ज़्यादा बारिश होने पे कीट-पतंग हो, चाहे साँप हो, बिच्छू हो, वो बहुत ज़्यादा आ जाएँगे। तो अगर ऊँचाई पे घर रहेगा तो वहाँ पर जल्द नहीं पहुँच पाएँगे किसी भी तरह का कोई भी कीट-पतंग। और अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्हें मजबूत बाँस के खंभों पर बनाते हैं, यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि लकड़ी के घर किस राज्य में बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर असम आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आगे पॉइंट को हम लोग अगर आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि अब चमेली की बारी है। अब एक चमेली लड़की है, वो बता रही है, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका कहने का मतलब कि वहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पे भी बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो बारिश के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ भी पड़ रहा है। आप कंटेंट को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, आप बच्चों से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जब ठंड पड़ती है तो हम लोग धूप में बैठते हैं, तो हम लोग को अच्छा महसूस होता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो कंटेंट निकल के आया है कि मनाली में जो घर बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है।
तो इसके फायदे और इसके नुकसान भी आप बच्चों से आप चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। तो मिताली और अनुज ने बताया, और यहाँ पे मिताली और अनुज दोनों क्या हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। तो वो सारा चर्चा कर रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, छोटे घर भी होते हैं और झुग्गी झोपड़ी भी होती है। तो ये जिक्र करने के पीछे रीजन होगा, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट में। दिल्ली जो कि है भारत की राजधानी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी निकल गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है काम करने के लिए, रोज़गार बहुत ज़्यादा है। तो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर से लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो छोटे छोटे शहर और लोग से जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो तय सी बात है कि वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। तो काम जहाँ मिलता है तो कोशिश करता है लोग कि वहीं पे आसपास में रहना स्टार्ट कर दें। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। तो लोग ज़्यादा पहुँचेंगे तो जगह तो बढ़ेगा नहीं, लोग बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से जगह कम है और लोग क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं है। तो यहाँ से जाने वाले लोगों के पास क्या होंगे, मकान होंगे ही नहीं, उन्हीं झोंकी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। तो जहाँ पे मिलता है, जो जगह मिलता है वहीं पे रहना वो लोग स्टार्ट कर देता है। और कई लोगों तो पास वो भी नहीं होते, झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होता, तो वो लोग क्या रहना स्टार्ट कर देता है, सड़क पर, फुटपाथ पर और स्टेशन पे रहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो बड़े शहर में जाएंगे तो घर क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, तो रहने की व्यवस्था बहुत कम हो जाती है। कांसीराम ने बताया कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या एक निकल के आया कि बहुत बारिश, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत बारिश कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। तो वो आपका यहाँ से कंटेंट से आंसर निकल के आएगा, राजस्थान। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। मिट्टी क्या होता है ना कि घर को ठंडा रखता है। अगर मोटा मोटा अगर परत अगर बनाया गया है तो क्या होता है, उससे घर क्या होता है, ठंडा रहता है। ये लोग, इसलिए ये लोग मिट्टी का घर बनाता है। इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जा सकता है। तरह तरह का चित्रकारी कर देता है लोग उस पे, क्योंकि देखने में घर अच्छा लगने लगे। छतें जो होती है कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। ठीक है। तो ये कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के बीच में, शिक्षक को क्या हो सकता है कि बच्चों के बीच में बात करें कि जिस लोगों के पास घर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको किस किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। उन्हें क्या कहते हैं ना, शौच करने में दिक्कत हो सकता है, बारिश आंधी तूफान आएगा तो उसमें रहने का दिक्कत हो सकता है। इस तरीके से पॉइंट आउट करके बहुत सारी परेशानियों को आप बता सकते हैं। तो बच्चे में इस चीज़ के लिए क्या होगा, संवेदनशीलता जगेगा बच्चों को। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप दो तरीके का बोट देख रहे हैं। ये है हाउस बोट, ठीक है, जो कि श्रीनगर साइड में चलता है। और यहाँ पर है जो कि पानी में एक नाव चल रहा है, जिसको लोग शिकार बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मिलान करने के लिए है कि जहाँ पे बर्फ गिरता है वो लोग कहाँ पे रहते हैं, तो इसको इग्लू बोला जाता है। इसको हाउस बोट, ये मकान इमारत है, बहुमंजिला इमारत है, ये तंबू है। और ये क्या है, झोपड़ी है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो पहले से ही बताया जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर बच्चे को सिखाना है तो उसे कर कर सिखाने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा तुरंत सीख जाता है। अगर आप स्कूल में हैं और अगल-बगल में अगर किसी तरह का निर्माण का कार्य चल रहा है, तो आप बच्चों को दिखाकर बता सकते हैं कि किस-किस तरीके का क्या कहते हैं, सामान, वस्तु इस्तेमाल होता है घर बनाने में। और अगर नहीं हो रहा है तो आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप बता सकते हैं बच्चों को कि इसमें ईंट का इस्तेमाल हुआ है, इसमें छड़ का इस्तेमाल, बालू का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल। तो ये सब तरह का जो भी चीज़ है आप बच्चों के बीच में ज़िक्र कर सकते हैं। और अगर बगल में निर्माण का कार्य अगर चल रहा है तो उसको अगर दिखाएँगे तो और अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है? तो हम लोग इन तीनों चैप्टर के सारे कंटेंट और सारे पेडागॉजी क्वेश्चंस को देख लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएँगे। तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लेंगे, ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।